तो भाई कोशिश करेंगे कि ये लास्ट लेक्चर रहे आयनिक इक्विलिब्रियम का। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ भी ली थी। और दो क्वेश्चन मैंने दिए थे, क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2 था जिसके 3 पार्ट्स थे ना। ये मैंने होमवर्क दिया था, इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसके पहले अपन लोगों ने सॉल्युबिलिटीज के बारे में कुछ बातें समझ ली थी, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। वी स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैसे लिखते हैं केएसपी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन, एक क्वेश्चन किया था। फिर और कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करे थे अलग अलग केसेस में, है ना। काफ़ी सारे केसेस करे थे, तो ये सब अपन ने कवर कर लिए थे। एक जनरल केस भी कर लिया था और केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज अपन ने क्यूएसपी और केएसपी में किया था टू प्रेडिक्ट कि वेदर अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। यही सब किया था ना भाई। बिल्कुल, चलो तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दिए हुए थे, इनको डिस्कस करते हैं। फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सॉल्युबिलिटी पे एंड देन वी विल सी कि टुवर्ड्स द एंड अपने को कौन सी एक दो छोटी छोटी बातें और डिस्कस करनी है। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में कुछ बातें और कर लेंगे, है ना। ओके, so it seems that everyone is ready and we can start with discussing these two questions. तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, 50 ml ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 molar AgNO3 mixed with 50 ml of 10 to the power minus 4 molar CaCl2, then the product, then predict whether precipitate formation will take place or not. तो ये प्रिडिक्ट तो करना है, बट आई वांट यू टू गिव मी क्यूएसपी वैल्यूज आल्सो, मतलब क्यूएसपी की वैल्यूज भी देनी, क्योंकि हो सकता है कि आप क्यूएसपी गलत कैलकुलेट करो बट सेम आंसर आ रहा हो, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन वाली बात है प्रेसिपिटेट बनने और ना बनने की। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को क्यूएसपी की वैल्यू बताओ कि क्यूएसपी की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में। बताओ भाई बच्चों। हाँ देवना बेटा, मैं कर दूंगा ना, आई विल टुडे। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा चलो, मैं तुमसे पार्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। अपन ने मिक्स किया है AgNO3 50 ml, AgNO3 को 50 ml CaCl2 के साथ, है ना, इन दोनों को मिक्स किया है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आएगी? 100 ml। ओके, दीक्षा बेटा सही है, बिल्कुल सही है। तुमने शायद पावर एक बार, हाँ सही है सही है। वॉल्यूम आएगी 100 ml। अच्छा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन थी 2 × 10⁻⁴। ये जो मिक्सिंग के बाद 100 ml आया, इसमें Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? AgNO3 की 50 ml में कॉन्सेंट्रेशन थी 2 × 10⁻⁴। तो 100 ml में AgNO3 कह लो या उसमें से मिलने वाला Ag प्लस कह लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? हर्ष कह रहा है ट्वाइस हो जाएगी। नहीं बेटा, हर्ष ट्वाइस कैसे होगी? ये तुम्हारा V1 है, ये M1 है, ये V2 है 100 ml। तो M2 कैलकुलेट करो कितना आता है। M2 कितना आएगा? मुझे लिखना ही पड़ेगा, बच्चों ने गड़बड़ करी है भाई, कैलकुलेशन नहीं किए हैं, बहुत गलत बात है। दिस इज रियली रॉन्ग। तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ ओनली, हाफ हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? AgNO3 में आपने 50 ml CaCl2 डाला तो Ag प्लस की वॉल्यूम डबल हो गई है और कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ये बात समझ आती है? मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट लिख देता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो थी वो थी 2 × 10⁻⁴, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस जो थी वो भी थी 2 × 10⁻⁴। अच्छा ठीक है, तो अब इससे मेरे को एक बात और पूछनी है आपसे। Ca+2 की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन बताना जरा कितनी थी? Ca+2 की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन 50 ml में कितनी थी भाई?
क्वेश्चन में दिया हुआ देखो कितनी थी, 10⁻⁻⁴। ठीक है। अच्छा, Cl नेगेटिव की ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? डबल ऑफ कैल्शियम है ना, डबल ऑफ कैल्शियम आएगी। Cl जो है वो कैल्शियम के डबल बनेंगे। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन थी 2 × 10⁻⁴। तो अगर 50 ml में Cl नेगेटिव 2 × 10⁻⁴ था, तो 100 ml में Cl नेगेटिव कितना आएगा? कितना आएगा? 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है वो आ जाएगा 10⁻⁴। तो अब अपन QSP निकाल सकते हैं। देयर फोर QSP ऑफ AgCl कितना आ रहा है? अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ 10⁻⁴ है, तो QSP कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। (10⁻⁻8). वेरी गुड। तो ये KSP से बड़ा है या छोटा है, क्या है ये? कितने बच्चे ये मिस्टेक करते हैं ना। कुछ वैसे तो ज्यादातर लोगों ने सही कहा है कि वैल्यू बड़ी है, बट कुछ लोग -8 और -10 में कंफ्यूज होकर कह देते हैं कि सर ये छोटी है। तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। -8 इज बिगर देन -10। ठीक है, ये गड़बड़ मत करना एग्जामिनेशन में। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा भाई, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। जल्दी से सब कुछ नोट कर लो जिनने नहीं किया है सॉल्व। बट क्वेश्चन की सॉल्विंग की स्टार्टिंग में काफी स्लो आंसर्स आ रहे थे, अब ठीक है, अब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। बट इन द बिगिनिंग आंसर्स वर वेरी वेरी स्लो। तो लगता है कुछ लोगों की डांट लगानी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए डांट लगाए हुए। लिखा सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If KSP of AgCl is 10 to the power -10 at 25 degrees Celsius, then calculate solubility of AgCl in the following cases. नंबर वन, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। तो कितनी आएगी सॉलिबिलिटी बच्चों इसमें? AgCl solid in equilibrium with Ag plus Cl minus। अगर इसकी सॉलिबिलिटी आपने S मानी है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन S और S होगी। तो इससे जो आप KSP लिखोगे वो S² लिखोगे। तो KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 है। दिस इज इक्वल्स टू S का स्क्वायर। देयरफॉर solubility is equals to S is equals to 10⁻⁻5। यूनिट क्या आएगी? क्या आएगी? मोल्स पर लीटर। और अगर किसी ने कहा कि ग्राम्स पर लीटर में बताओ, तो क्या करोगे? अगर मैं कह दूं कि एटॉमिक मास सिल्वर का जो होता है वो 108 होता है, ये आपको बता दूं, और Cl का 35.5 होता है, दीज आर एटॉमिक वेट्स, तो अगर ये बता दूं, तो उसके बाद सॉल्युबिलिटी आप ग्राम्स पर लीटर में कितनी बताओगे? बताओ जरा वैल्यू मेरे को। व्हाट विल बी द वैल्यू? बेसिकली मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, ये बात समझ आती है। अगर मोल्स पर लीटर में दिया हुआ हो और ग्राम्स पर लीटर में चाहिए हो, तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
तो मोलर मास AgCl का कितना आएगा? 143.5। वेरी गुड पेशा। तो 143.5 इंटू 10⁻⁵ ग्राम्स पर लीटर। तो अगर मोल्स पर लीटर में पता हो, ग्राम्स पर लीटर में चाहिए हो, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर उल्टा हो, ग्राम्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय मोलर मास। इतना तो कर लेंगे हम। ओके, ठीक है भाई। तो ये तो फर्स्ट पार्ट के आंसर्स आ गए आपके। दीज आर योर आंसर्स फॉर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, 10 लीटर प्योर वाटर में सोलिबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ा दी तो सोलिबिलिटी 10 टाइम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी 10 टाइम, क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज 10 टाइम्स, डिक्रीज 10 टाइम्स, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सुजल कह रहा है प्रेशा कह रही है सेम रहेगी। और कितने लोग कह रहे हैं कि सेम रहेगा? सेम ही रहेगा भाई। सॉल्युबिलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड थोड़ी करती है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है ना भाई। आप क्या करोगे, यहाँ पर भी लिखोगे भी अगर, तो करोगे क्या? आप यही लिखोगे ना, here also you will write this। तो यहाँ भी रिलेशन तो यही आएगी कि एस पी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, या एस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के एस पी। तो वैल्यू तो उतनी आनी है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना ये तो। हाँ, किस पे डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है भाई। सॉल्युबिलिटी तो केएसपी पे डिपेंड कर रही है ना। और केएसपी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। पढ़ा था ना। बिल्कुल। तो यहां आप साइड में लिखोगे कि solubility is independent of volume of solution or solvent taken, comma, its value depends only on temperature, only on temperature, since KSP depends on temperature, since KSP depends on टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलोगे तो केएसपी बदलेगा, केएसपी बदलेगा तो सॉल्युबिलिटी बदल सकती है। अगर कौन वो नहीं बदलते हो तो फिर सॉल्युबिलिटी वॉल्यूम पर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। हम दूसरे तरीकों से भी सॉल्युबिलिटी बदल सकते हैं, कुछ चीजें मिला के। तो हम देखते हैं अगले केस में क्या होगा, कि अगले केस में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ तक लिख लो तो मुझे बता देना सब लोग, फिर अपन अगले केस पे आगे बढ़ते हैं। वंस यू डन राइटिंग द स्टेटमेंट लेट मी नो। लिखा सबने? ठीक है। अगला, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर CaCl2, अगर 0.1 मोलर CaCl2 है सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी, तो आपकी सॉल्युबिलिटी AgCl की क्या आएगी ये बताना है। तो करो भाई सॉल्व, बताओ मेरे को। लिखो इक्विलिब्रियम कि आपके पास AgCl सॉलिड है इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी को S मान लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन
AG प्लस की आप क्या लिखोगे बताओ? S लिखेंगे, ठीक है। Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अकेला S लिखेंगे क्या? अच्छा चलो एक काम करते हैं, AgCl से आने वाला तो S है, ये हमको समझ में आ गया है ना। सॉल्यूशन के अंदर आपके पास CaCl2 है और आपने AgCl डाला है, तो Ag प्लस तो S आ गया इससे, है ना। अच्छा Cl नेगेटिव भी S आ गया यहां से, लेकिन यहां से भी तो कुछ आएगा Cl नेगेटिव। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, तो यहां से Cl नेगेटिव कितना आएगा? 0.2 आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा ना। तो यहाँ पर 0.2 भी आएगा। कैसे? आप साइड में लिख सकते हो कि सिंस concentration of CaCl2 is 0.1 molar, therefore concentration of Cl negative from CaCl2 will be 0.2 molar। डबल हो जाएगी ना। concentration of Cl is negative from CaCl2 0.2 molar। तो अब आपके पास Cl नेगेटिव जो है वो S प्लस 0.2 आएगा। अब हम KSP लिख लेते हैं। Therefore, KSP is concentration of Ag plus into Cl negative, which gives you KSP की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? 10 टू द पावर माइनस कितना दिया था? 10। 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 0.2। अच्छा भाई कुछ इग्नोर हो सकता है क्या यहाँ पे? मतलब वैसे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक कर लो सॉल्व, तो उसके बाद तो हो ही जाएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बट क्या हम एस को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे? 0.2 को इग्नोर कर सकते हैं? क्यों? एस बढ़ाएगा क्या? 10 के आसपास आएगा क्या एस? 10, 20, 100 ऐसा कुछ आएगा क्या? प्रेशर बेटा एस इंटू नहीं है ये, देखो दिस इज एस प्लस 0.2 नॉट एस इंटू 0.2, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन एक एजम्पशन ले लेते हैं। वैसे तो मैं बता दूंगा कि एजम्पशन क्यों ले रहा हूँ। आपने जो पिछला सवाल इसको सॉल्व किया उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बट एक बार एजम्पशन ले लेते हैं, फिर देख लेंगे नहीं होगा अप्रोक्सीमेट तो करेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व। तो लेट एस बी मच मच लेस देन 0.2। तो देर फोर इग्नोर किसको इग्नोर करेंगे? अगर ये हमारा एजम्पशन है तो इग्नोर एस विद रिस्पेक्ट टू 0.2। करते हैं भाई इग्नोर, ये इग्नोर कर दिया। इसको इग्नोर करके एस की वैल्यू आपको मिली 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 0.2, विच विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो भाई इग्नोर कर सकते थे क्या? एस बहुत छोटा आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो लॉजिकल सी बात है ना, सोचो जरा, ये तुम्हारे पास पहले ही सॉल्युबिलिटी कम थी, है ना। यहाँ तुम क्वाड्रेटिक भी देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक में केएसपी तो बहुत ही छोटा आ रहा है, केएसपी बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा है और क्वाड्रेटिक एस में है तो एस की वैल्यू छोटी रहेगी ना। तो अप्रोक्सीमेशन अपन अजम्पशन उसी का लेंगे जो छोटा दिख रहा होगा कि हाँ छोटा आ सकता है। तो थोड़ा अंदाजा लगाना सीखना पड़ेगा, है ना, कि कब अपन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, इसको लिखो। उसके बाद मैं आपसे एक कॉन्सेप्चुअल बात पूछता हूँ कि यहाँ सोलिबिलिटी बढ़ी कि घटी, क्या हुआ? और अगर हुआ तो इसको हम कैसे कॉन्सेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं? क्या हम सवाल सॉल्व करने के पहले बता सकते थे कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? लिख लो जल्दी से, फिर मैं पूछता हूँ आपसे सवाल। कॉस्ट तो बढ़ गई, वैल्यूज देख लो यार, अंदाजा खुद ही दिख जाएगा।
मतलब पहले सॉल्युबिलिटी वैल्यू तुम्हारे पास है, बाद में सॉल्युबिलिटी तुम्हारे पास है, तो तुम्हें पता है ना कि बढ़ गई कि कम हो गई, क्या हो गया, देखना जरा। और मुझे एक बात बताओ, सुनना बात को जरा, बात को सुनना। ये लॉजिकली है, कॉन्सेप्चुअली ली चैटले प्रिंसिपल से हम कैसे बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी इवन बिफोर सॉल्विंग। आपके पास ये इक्विलिब्रियम है, आपने इसमें क्या ऐड कर रखा है, CaCl2। तो कॉमन आयन आपके पास Cl नेगेटिव है, तो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है या रिएक्टेंट ऐड किया है, क्या ऐड किया है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। पीछे जाएगा यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। या ये कह सकते हैं कि पीछे गया तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई ना सॉल्युबिलिटी, हाँ या ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ली चैटली प्रिंसिपल को भी सही से अप्लाई करोगे तो आप बता सकते थे कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम आनी चाहिए। किससे कम आनी चाहिए, 10⁻⁵ से। और एक्चुअल देखो, वैल्यू 10⁻⁵ से कम आई है। वैल्यू से तो पता चल ही जाएगा बेटा, वैल्यू एक बार आ गई फिर तो परफेक्ट आंसर निकाल लिया ना आपने, बट अंदाजा लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, यू शुड नो कि वैल्यू आपकी किस वैल्यू से बड़ी या छोटी आएगी। लिखा सबने। डिड एवरीवन राइट इट आउट। बिल्कुल आदित्य बेटा। चलो तो मैं आपसे एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ, फिर अपन लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस वगैरह के बारे में कुछ एग्जांपल्स करके और उनकी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना है वो देख लेंगे, एंड देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो लिखो एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन एन aqueous solution containing 0.1 molar each NaCl, NaBr and NaI। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड तीनों 0.1 मोलर आपके पास एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, कॉमा solid AgNO3 is gradually added। Solid AgNO3 is gradually added, full stop, if Ksp of AgCl is 10 to the power minus 10, comma Ksp of AgBr is 10 to the power minus 13, and Ksp of AgI is equal to 10 to the power minus 17, then calculate number 1, concentration of Ag plus, या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कर देना उसको, मिनिमम concentration of Ag plus to precipitate
या टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, to start precipitation of I negative. Second, minimum concentration of Ag plus to start precipitation of AgBr करके लिख लो, उसमें तुमको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। AgBr ऊपर वाले को भी AgI कर लो, तो उससे तुमको ये भी पता चल जाएगा कि किस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन कराना है। और थर्ड, minimum concentration of Ag plus to start precipitation of AgCl. And fourth, which ion will precipitate first and which will precipitate last? ये सब बातें आपको बतानी है। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होगा प्रोबेबली, सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे कैलकुलेट करानी थी, इसलिए काफ़ी सारी सेंटेंसेस अपने को लिखने रख पड़े। बताओ भाई, पहले पार्ट का आंसर। कितनी कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की आपको मिल जाए जिस पे आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए? कुमुद बेटा, ये वैल्यू तुमने किसके लिए बताई है? AgCl के लिए कि AgBr के लिए या AgI के लिए? नहीं बेटा, गड़बड़ है, तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है। आई थिंक तुमने KSP कुछ गलत ले लिया है। अच्छा, नहीं हो सकता तुमने KSP गलत ना लिया हो, तुमने मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया हो, ये भी हो सकता है। लगता है मुझे करके बताना पड़ेगा। क्या कोई मुझे आंसर देगा भाई पहले, मतलब मेरे बताने से पहले कोई देगा क्या? तो वेट करूं बताने का। या अभी सब क्वेश्चन ही लिख रहे हैं? करो करो करो, ट्राई करो। नहीं प्रेशा बेटा। चयन, लिमिटिंग वैल्यू बता दो, बट आंसर गलत है तुम्हारा। मतलब वैसे जनरल में तो ठीक है कि इससे बड़ी होनी चाहिए, वो बात ठीक है। उससे बड़ी तो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बट लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी मिनिमम? प्रेशा नहीं, गड़बड़ है। वेदिका, यू आर क्लोज, बट आई थिंक तुमने डिवीजन में गड़बड़ कर दी है, यू हैव डिवाइडेड इट रॉन्ग। कुमुद बेटा, हाँ अब सही है, नाउ इट इज करेक्ट।
तो थोड़ा डिस्कस कर लूं बच्चों, एक एग्जाम्पल फिर शायद हो सकता है सेकंड और थर्ड आप बड़ी आसानी से कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट। देखो, लुक हियर, आपको ये पता करना था, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पहले बताओ इधर, तभी बोलूंगा मैं। हाँ, ठीक है। तो आपको बताना क्या था, आपको ये बताना था कि यार आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, उसमें आपके पास आई नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव है। अब मैंने डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा है ना, आपने क्वेश्चन में दिया था कि NaCl है, NaBr है और NaI है, तो ये पानी के अंदर टूट के रहेंगे। Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर हो जाएगी, हाँ या ना, ये समझ में आता है? 3 जगह से Na प्लस आएगा, 0.1 0.1 0.1, तो 0.3 हो गई। आई नेगेटिव 0.1, Cl नेगेटिव 0.1 और Br नेगेटिव भी 0.1, तो ये सबकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता है अपने को, सॉल्यूशन के अंदर पता है। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, इसमें ऊपर से AgNO3 डालना शुरू किया। AgNO3 डालना शुरू करोगे तो Ag प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा, तो इसके अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगी। जीरो से दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जीरो, 10 की पावर माइनस समथिंग, फिर 10 की पावर माइनस समथिंग, फिर 0.1, फिर 1, 10, ऐसा हो सकता है, डिपेंड आप कितना AgNO3 डालते हो। तो आपको ये पता करना है कि आई नेगेटिव का प्रेसिपिटेशन या AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या करा, हमने AgI का इक्विलिब्रियम लिखा, कि हमको ये पता है कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp होता है। इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमको पता करना है। आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पता थी कि अपने को ऑलरेडी पता थी 0.1 सॉल्यूशन के अंदर, तो अपन ने लग दी कि भाई ये तो ऑलरेडी 0.1 प्रेजेंट है, और अभी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें लिमिटिंग केस बताना है कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब क्या होगी, तो अभी इसमें से जितनी थी आई माइनस उतना ही रहेगा, इसका बताना है। तो अपन क्या करेंगे, QSP शुड बी ग्रेटर देन KSP, ये प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन होती है। तो लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मतलब बिल्कुल जिसके बाद प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो लिमिटिंग केस विल बी QSP इक्वल टू KSP। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिमिटिंग होता है, उससे ऊपर जाते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो यहां अपन ने इस इक्वेशन का यूज कर लिया, QSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgI एट एनी टाइम t इनटू I नेगेटिव एट एनी टाइम t, और KSP की वैल्यू अपने को दे रखी थी। क्या इसके बाद अपन आंसर बता देंगे? बिल्कुल, तो बताओ भाई। 10⁻⁻16 मोल्स पर लीटर, इतनी अगर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई तो तुम्हारा AgI प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब सेकंड केस, थर्ड केस के लिए वैल्यूज बताओ भाई। अब तो काम आसान हो जाना चाहिए, अब तो मतलब डायरेक्टली भी दिखने लगा होगा कि करना क्या है। सही है, प्रेशा को मत, बिल्कुल ठीक है भाई सुजल, ठीक है। और बाकी लोगों के आंसर्स भी आने चाहिए। एक कुछ लोगों के तो आंसर ही नहीं मिलते ना, कभी कभी मेरे को यार नाम नहीं पढ़ने को मिलते। हिमांशु ठीक है। वेदिका फर्स्ट का बता रहे हो कि सेकंड का? हर्ष ठीक है बेटा। जैसे निखिल वरद, इन लोगों के तो कभी, अनवी, बहुत रेयरली नाम मेरे को देखने को मिलते हैं। रिया, प्रगति कभी कभी मिल जाता है, श्रेया, कुछ लोग कम रिप्लाई करते हैं। सही है, सही है, सही है, गुड गुड गुड। चयन थर्ड का गलत है बेटा यार, बाकी तो सही है तेरा, सेकंड ठीक है। थर्ड का फिर से कैलकुलेट कर। सक्षम ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूँ, सेकंड केस के लिए मैं पूरा इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड केस में आपका लिमिटिंग केस में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Br माइनस इज इक्वल्स टू KSP, ये लिमिटिंग केस में आ जाएगा। Therefore concentration of Ag plus minimum is equal to 10 to the power minus, KSP कितना दे रखा था, 13,
अपॉन 0.1, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12 मोल्स पर लीटर। तो ये डायरेक्ट लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ ज़्यादा कुछ डायरेक्ट किया भी नहीं है, मतलब सिमिलर ही बात है। अब थर्ड केस में तो मतलब इक्वेशन लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मिनिमम इज इक्वल टू KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये 10⁻−10 अपॉन 0.1, so this gives you 10⁻−9 मोल्स पर लीटर। सही बात है भाई। ठीक है, यही आंसर्स आए थे सबके। और फोर्थ पार्ट का आंसर वो बताना है, कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा और कौन सबसे लास्ट। AgCl फर्स्ट और AgI लास्ट, ऐसा होगा क्या? पहले AgCl फिर AgI। मुझे एक बात बताओ, तुमने Ag प्लस को डालना शुरू किया है, जीरो से ऊपर जाओगे तो पहले 10⁻−16 आएगा कि पहले 10⁻−9 आएगा? अरे रे, रुको रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक जीरो ज्यादा लग गया, बट ठीक है। और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए, 16। स्टार्ट किया था तुमने जीरो से, तो पहले ऐसे हो के ऐसे जाओगे कि ऐसे हो के ऐसे जाओगे? जीरो से स्टार्ट करोगे तो पहले क्या आएगा? अरे अभी भी -9 बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? नंबर लाइन पढ़ते हैं बचपन में फिर भी। भाई ये जीरो है, और मान लो ये इतनी दूर जाके तुम्हारा 1 है, और ये 10⁻−8 था, यहाँ 10⁻−16 था, यहाँ 10⁻−10 था, यहाँ 10⁻−7 था, यहाँ 10⁻−9 था। तो पहले क्या आएगा? -16 के -9, कौन पहले आएगा? ये बात समझ में आ रही है? ये नंबर लाइन समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा? AgI। भाई देखो, जिसको कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए प्रेसिपिटेट होने के लिए वो पहले प्रेसिपिटेट होगा ना, जिसको उससे ज्यादा चाहिए वो उसके बाद में, और जिसको उससे भी ज्यादा चाहिए वो उसके भी बाद में। तो फर्स्ट AgI, फिर सेकंड कौन होगा? AgBr, और लास्ट कौन होगा? AgCl। क्लियर? हाँ, तो नेगेटिव की पावर्स का थोड़ा याद ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, है ना? उसमें अपन गड़बड़ नहीं कर सकते भाई, उसमें अपने को गड़बड़ करनी भी नहीं है। ऑल राइट, तो सॉल्युबिलिटी के बच्चों काफी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे प्रैक्टिस। हाँ प्रगति बेटा, तुमने सही बोला था, तुमने सही बोला था। ठीक है, चलो तो आई थिंक अब मैं अभी तुमको क्लास में से ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कराता, काफी प्रैक्टिस हो गई है सॉल्युबिलिटी की। बस मैं तुमको कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में कुछ बातें और पूछ लूं। वैसे तो क्लास की शुरुआत, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी,
तो कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात हमने करी थी, बट वहाँ स्ट्रेंथ की बात नहीं करी थी। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वगैरह लिख लेते हैं थोड़ा सा, और उसमें स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना है वो समझ लेते हैं। तो लिखो, conjugate acids and bases। है ना, इसके ऊपर कुछ एक बातें बतानी है मेरे को, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर, देन वी आर डन विद द चैप्टर। लिखा सबने? हेडिंग लिखी? ठीक। तो देखो, अपन एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। आपके पास CH3COOH है, ये डिसोसिएट होता है और आपको देता है CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। इसका Ka मान लो 10⁻⁵ ना, लेट्स से। तो यहां पर दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, CH3COOH प्लस दे रहा है, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? इधर जाते वक्त एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब अपन उल्टी रिएक्शन देखेंगे, तो CH3CO माइनस क्या कर रहा होगा? H प्लस दे रहा है कि H प्लस गेन कर रहा है? गेन कर रहा है। तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह? बेस की तरह। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये आपका हो गया इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस हुआ। अच्छा, ये वीक एसिड था आपका, दिस वाज योर वीक एसिड। क्यों वीक एसिड था? क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड कम जाता है, इसकी के की वैल्यू कम होती है ना, के छोटा है, रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगा, तो उसको हम वीक एसिड कहेंगे। जो ज्यादा टूटता है उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो अब देखो, इसका रिवर्स रिएक्शन अगर मैं लिखूं, इफ आई राइट अ रिवर्स रिएक्शन, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस इन इक्विलिब्रियम विथ CH3COOH, तो इस रिएक्शन का के कितना आएगा? 1/Ka के इक्वल आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 10⁵ तो ये जो आपका बेस था, ये कॉन्जुगेट बेस जो था, ये वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? स्ट्रांग हुआ। दिस इज अ स्ट्रांग बेस। तो क्या होगा बच्चों के, देखो पेयर जो होगा ना, एसिड और बेस का पेयर, उसमें अगर एक चीज वीक होगी तो दूसरा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर एक का छोटा है तो उसके रिवर्स के इक्विलिब्रियम की के की वैल्यू बड़ी आएगी ही आएगी। ये बात समझ आती है? हाँ प्रेशा बेटा, बिल्कुल। तो एसिड ने अगर एसिड की तरह बिहेव कर दिया, तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। इफ एसिड हैज बिहेव्ड लाइक एन एसिड, देन व्हाट यू गेट इज योर कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, इसको अपन वीक बे कॉन्जुगेट बेस वाली थ्योरी पे भी बात कर लेते हैं। एक और ये पहला एग्जांपल था। अच्छा, मैं HCl के बारे में पूछ लेता हूँ यार तुमसे। HCl जो है, ये आपको देता है Cl नेगेटिव और H प्लस। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका K बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है Cl नेगेटिव है ना, जो कॉन्जुगेट बेस है Cl नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा?
वीक होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। मतलब अब लोगों को थोड़ी बातों की फील आ रही है ना कि एक अगर स्ट्रांग है तो उसका अपोजिट जो भी पेयर होगा वो वीक होगा होगा। ये अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं, बेस वाला ले लेते हैं यहाँ पे। NH3 एक्वस का हो या NH4OH का हो, अमोनिया को पानी में मिलाते हो तो NH3 प्लस वाटर इज NH4OH, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह अगर अमोनिया लिखा मिले तो ऐसा मत सोचना कि मतलब इसमें से OH कहाँ से आएगा, वो पानी से जुड़ के OH माइनस रिलीज करता है। तो NH4OH बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस था या वीक बेस था, क्या था अपना बताओ जरा, पढ़ा था अपन ने, ये तो कई एग्जाम्पल्स में लिखा है। वीक बेस था, है ना। इसका Kb भी लगभग 10⁻⁻⁵ आता है। तो ये बेस था अपना और इसका नेचर था वीक। तो जो NH4 प्लस बनेगा ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। और ये वीक बनेगा कि स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, वेरी गुड, सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो अदर देन दैट इंडिकेटर को कैसे चूज करना है वो और मैं आपको सिखा देता हूँ, एंड देन वील बी डन विद द चैप्टर। ये लिख लो जल्दी से, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करना भी आ गया आपको। लिख लो जल्दी से, वंस यू आर डन राइटिंग मुझे बता देना। वैसे तुमने आइडेंट इसके केसेस जो कॉन्जुगेट पेयर्स थे ये चैप्टर की शुरुआत में काफी सारे लिखे थे। बस यहाँ स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो बातें हैं ये हमने उस वक्त नहीं करी थी, क्योंकि उस वक्त आपको ये Ka Kb, है ना, इस तरीके से इक्विलिब्रियम लिखना नहीं आता था चैप्टर की शुरुआत में। ओके, रिटन बाय एवरीवन। इंडिकेटर्स और समझ लें, इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंडिकेटर्स। लिख लो गिरजा बेटा, लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लिया। ओके, तो उसमें लिखो इंडिकेटर्स आर ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस indicators are auxiliary substances which are used to identify the end point or equivalence point in a titration. Identify the end point or equivalence point in a titration. दो सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर जो अपने हैं उनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे अपन जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम आपका होगा इंडिकेटर, दूसरा उसमें होगा पीएच रेंज, टाइट्रेशन क्या होता है टाइट्रेशन आपको स्कूल में करवाए जाएंगे बच्चों। एक्सपेरिमेंटली हम किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन
कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर पता करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट की टाइप को टाइट्रेशन कहते हैं। इसको कई तरीके से किया जा सकता है ना। तो ये स्कूल में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में करवाया जाएगा आपको। फिर कलर इन एसिडिक रीजन और कलर इन बेसिक रीजन, तो दो और कॉलम, कलर इन एसिडिक रीजन और लास्ट कॉलम कलर इन बेसिक रीजन। तो इन इंडिकेटर्स का थोड़ा आइडिया अपने को होना चाहिए, दो इंडिकेटर्स का मेनली। पहला है आपका मिथाइल ऑरेंज, काफी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं ये। और दूसरा है आपका फिनोल्फ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 3.1 टू 4.5। ये पीएच रेंज मतलब जिस रेंज के इधर और उधर इनके कलर अलग अलग होते हैं। तो 3.4 3.1 से कम यानी 3.1 से ज्यादा एसिडिक पे कलर अलग शो करेगा, और 4.5 से ज्यादा बेसिक पर कलर अलग शो करेगा। तो ये इनके कलर अपन लिखेंगे कि लेस देन 3.5 एंड मोर देन 4.5। 3.1 से 4.5 में कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है, तो इसको कलर ट्रांजिशन रेंज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कलर ट्रांजिशन रेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो 3.1 से कम पीएच पर रेड कलर शो करता है, और 4.5 से ज्यादा पीएच होने पर बेसिक रीजन में येलो कलर शो करता है। बिल्कुल सही बात है। फिनोफ्थिलीन की जो रेंज है वो अलग आती है। फिनोफ्थिलीन की रेंज आपकी आती है 8.2 से 10, मान लो आप, लगभग 8.2 टू 10। तो फिनोफ्थिलीन अगर 8.2 से कम है यानी 8.2 से एसिडिक रीजन में है तो वो कलरलेस होता है। और अगर 8.2 से ज्यादा है यानी सॉरी 10 से ज्यादा है बेसिक रीजन में, तो वो पिंक कलर शो करता है। बिल्कुल। तो अब कौन सा आप इंडिकेटर यूज करोगे वो इस पर डिपेंड करता है कि आप टाइट्रेशन किसका करवा रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको रिएक्शन का। उस रिएक्शन में आप कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे मैं बताता हूँ। यहां तक लिख लो जरा, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि इंडिकेटर चूज करते कैसे हैं। हाउ विल वी चूज इंडिकेटर्स। लिख लिया यहाँ तक सबने? ठीक है, तो देखो हाउ विल वी चूज इंडिकेटर्स। तो अपन उसका एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आप पहले CH3COH का रिएक्शन करा रहे हो ना, यू आर रिएक्टिंग CH3COOH विद NaOH। ये आपने रिएक्शन या टाइट्रेशन कराया, यू आर एडिंग NaOH टू CH3COH, है ना। तो बच्चों इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा। ये आपका वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका प्रोडक्ट बनता है CH3COONA, बिल्कुल, प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर कंप्लीट रिएक्शन कर लेंगे, तो ये बचेगा बस CH3CONA प्लस वाटर। हाँ या ना? अच्छा, इसका अपन ने पीएच का फॉर्मूला लिखा हुआ था, है ना, अपने को एग्जैक्ट भी निकालने की जरूरत नहीं है, बट अपन ने इसका पीएच का फॉर्मूला लिखा था। दिस इज सॉल्ट, कौन सा हाइड्रोलिसिस का केस है? सॉल्ट ऑफ
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर पीएच जो है वो कहाँ आएगा, 7 से बड़ा या 7 से छोटा, पीएच ग्रेटर देन 7। तो बेटा इस पीएच के लिए कौन सी रेंज ज्यादा बेटर होगी, 7 से बड़े में कौन सी रेंज आ रही है आपकी, फिनोल्फथलीन के लिए, है ना। तो यहां आप यूज करोगे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, यू विल यूज फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। तो देयरफॉर यूज फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अभी और भी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, दूसरे केस में भी देखते हैं क्या होगा। ये एक पहला एग्जांपल था। सेकंड केस ले लेते हैं भाई। इस बार आपने NH4OH ले लिया और HCl के साथ रिएक्शन कराया। तो अब यहाँ NH4OH क्या है, वीक है या स्ट्रांग है, वीक बेस है। और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे ये, NH4Cl, बिल्कुल। these will form NH4Cl and water। तो ये जो NH4Cl बना, ये क्या हुआ आपका, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल। सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच कितना आएगा सॉल्यूशन का, <7, पीएच <7। तो अगर एंड में पीएच 7 से कम आना है तो इसमें कौन सा रेंज चूज करना है अपने को, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि इस रेंज के बाद कलर चेंज आ जाएगा, बिल्कुल। तो देयरफॉर यूज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन पूरी हो गई। तो इसका पीएच जिस रेंज में लाई करता है वो, ये पीएच और अपने इंडिकेटर का पीएच रेंज जितना पास हो उतना बेटर होता है। दैट इज हाउ यू चूज योर इंडिकेटर। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, एंड अ लाइन, वो लाइन क्या है कि we try to choose an indicator whose color transition range is closest to the pH at end point। तो यहाँ pH 7 से कम था तो हमने इसकी कलर ट्रांजिशन रेंज ली, यहाँ pH 7 से ज़्यादा था तो हमने फिनोल्फथलीन की कलर ट्रांजिशन रेंज ली थी। तो हम ऐसा इंडिकेटर चूज करते हैं जिसकी कलर ट्रांजिशन रेंज जो है वो एंड पॉइंट के पीएच के सबसे ज्यादा पास हो। बेटर तो वही होता है कि आपके पास वो जो कलर ट्रांजिशन रेंज है उसी के बीच में पीएच आ जाए, बट अगर नहीं तो उसके सबसे ज्यादा पास हो। तो पॉइंट क्या हो गया कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिनोल्फथलीन यूज करेंगे, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं तो पीएच कितना होता है जनरली, 7 है ना, 7 या क्लोज टू 7।
तो उसके नीचे एक लाइन लिख लेना और एक लाइन ऐड कर लेना कि in case of strong acid and strong base, strong acid and strong base titrations, both methyl orange or phenolphthalein indicators can be used। तो इसका एंड पॉइंट जो है वो इन दोनों की रेंज से बाहर होता है और लगभग बीच, मतलब इधर 4 से भी इधर होता है और इधर 8 से भी कम, मतलब 4 से बड़ा और 8 से कम होता है। तो इनमें से किसी भी एक को ले सकते हो, दोनों से हमारा काम हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में टेंशन नहीं होती है, उसमें आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, मेथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन, आपका कम हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में। बट अगर एक चीज वीक हुई तो फिर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपका पीएच रेंज 7 से कम आ रहा है या 7 से ज्यादा, उस हिसाब से आप इंडिकेटर यूज चूज करोगे। दैट विल गिव यू अ बेटर इंडिकेटर। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, तो थ्योरी वाइज तो इतना ही है, थ्योरी में और ज्यादा नहीं लिखवाना है। पीएच स्ट्रिप तो आप यूज कर सकते हो, पीएच स्ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं है। पीएच स्ट्रिप तो काफी ज्यादा रेंज को कवर कर लेता है, तो उसमें काफी सारे रेंजेस होते हैं। तो थ्योरी में इससे ज्यादा नहीं लिखवाना है कुछ भी, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस चैप्टर नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके बस यही है कि इस चैप्टर के सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, वो करो। थ्योरी वाइज तो वी आर डन विद द चैप्टर।